हेलो साथियों, मैं अवधेश कुमार आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज क्लास 12 न्यू विद्यार्थियों के लिए जो 2025-26 बोर्ड परीक्षा के लिए उन विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास है। और जो है गणित का है, क्लास 12 गणित का है। इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति ही हम आपको आज पढ़ाएंगे। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्लास 12 का जो गणित है उसमें कितने चैप्टर हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, और जो सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यानी कि इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, और जो थर्ड चैप्टर है आपका आव्यूह, यानी कि मैट्रिक्स और शारीरिक है चैप्टर नंबर 4, ये डिटर्मिनेंट्स जिसे इंग्लिश में जानते हैं। और चैप्टर नंबर जो 5 है सातत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, और चैप्टर नंबर जो आपका 6 है वो क्या है, अवकलज के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर जो 7 है क्या है, समाकलन, यानी कि इंटीग्रल्स। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 8 है क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और चैप्टर नंबर जो 9 है क्या है, अवकलज समीकरण है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो चैप्टर नंबर जो 10 है क्या है, सदिश, यानी कि वेक्टर। ठीक है, क्या है, सदिश यानी कि वेक्टर। और जो चैप्टर नंबर 11 है क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और जो चैप्टर नंबर 12 है आपका क्या है, रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। और जो चैप्टर नंबर लास्ट है, यानी कि 13वां जो चैप्टर है क्या है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम जान पाए कि क्लास 12 में कुल कितने चैप्टर हैं, 13 हैं। और देखिए जो संबंध एवं फलन चैप्टर है ये एकदम बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग कहने का मतलब ये है कि आप इससे पहले 2 साल 2 सालों पिछले 2 सालों में आप पढ़े होंगे। ठीक है, और अभी मैं आपको इसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। और ये इन सब चैप्टर, यानी कि इन सब क्या विषय, सॉरी, इन सब पाठकों से क्या है, ये जो चैप्टर चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो अलग है। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसके बिना चैप्टर नंबर 5 आपको आने वाला नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के बिना चैप्टर नंबर जो 5 है क्या दिया है, सांतत्य अवकलनीयता, इसके बिना आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है पहले आपको ये पढ़ना होगा, तो फिर आपको ये चैप्टर नंबर 5 जो है सांतत्य अवकलनीयता, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, और जब आप इसे जब पढ़ पाएंगे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप इसे नहीं पढ़े होंगे तो इसके बिना चैप्टर नंबर जो 6 है वो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, और फिर जो चैप्टर नंबर 6 है जब आप इसे जब अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ सकते हैं। या आप चैप्टर नंबर 6 नहीं भी पढ़े होंगे तो चैप्टर नंबर 5 आपको तो आना ही चाहिए। अगर आपको ये आएगा तभी आपको ये आ सकता है, क्योंकि जो क्या होता है, जो समाकलन होता है क्या होता है, अवकलनीयता, यानी कि अवकलन, अवकलन का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, समाकलन, तो समाकलन को आने से पहले आपको अवकलन तो आना ही चाहिए। फिर समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन के बिना समाकलन का अनुप्रयोग नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 9 है क्या है, अवकल समीकरण, क्या आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इन सभी मतलब क्या है, चैप्टर को अध्ययन करने के बाद इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद क्या होगा,
चैप्टर नंबर 10 आपका ये बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब ये है सदिश है, यानी कि वेक्टर। इन सब पाठकों से आपका इन सब पाठ से, यानी कि अध्याय से आपका ये अध्याय अलग है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 क्या है? चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। आप इसे क्लास 11th में भी पढ़े होंगे और यहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल अलग है, इससे पहले आप इसे नहीं पढ़े होंगे। ये क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ, शायद आप क्लास 11th में भी इसे रैखिक समीकरण आप पढ़े होंगे। क्या है? असमीकरण। चैप्टर नंबर जो 5 है आपका क्लास 11th में, असमीकरण है ना। तो असमीक्षा है। आप अगर उससे पढ़े होंगे तो आपको यहाँ ये चैप्टर नंबर जो 12 है पढ़ने में सहज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका लास्ट है वो क्या है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते चले आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 आज पढ़ेंगे, तो ठीक है। हाँ, तो चैप्टर नंबर जो आपका 2 है क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यानी कि इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स मतलब होता है प्रतिलोम, यानी कि प्रतिलोम मतलब होता है कि त्रिकोणमिति जो फलन का क्या है, देखिए साइन इनवर्स। इनवर्स यानी प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो कहने का मतलब जो साइन इनवर्स क्या किसके इक्वल होगा? 1/sin के, ठीक है। क्योंकि जो साइन जो है डिनोमिनेटर में, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स और साइन एक्स इनवर्स, ठीक है, ये दोनों क्या है? बिल्कुल अलग है। साइन इनवर्स कहने का मतलब क्या है? 1/sin, ठीक है। और साइन एक्स का इनवर्स कहने का मतलब ये है 1/sin एक्स, ठीक है। अब हम जानेंगे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स कहने का मतलब ये है 1/sin, ठीक है। कॉस इनवर्स कहने का मतलब ये है 1/cos। टेन इनवर्स कहने का मतलब ये है 1/10। और इसी तरह से कॉट इनवर्स कहने का मतलब 1/cot, ठीक है। और सेक इनवर्स 1/sec। और इसी तरह से कॉसेक इनवर्स यानी कि 1/cosec के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप इसे समझ लिए होंगे कि साइन इनवर्स मतलब क्या होता है और कॉस इनवर्स मतलब क्या होता है, टेन इनवर्स मतलब क्या होता है, कॉट इनवर्स मतलब क्या होता है, सेक इनवर्स मतलब क्या होता है और कॉसेक इनवर्स मतलब क्या होता है। जो प्रश्नावली आपका जो 2.1 है गणित में, ठीक है। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 2.1 में आपको अध्ययन करने से पहले कुछ फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो इसमें मुख्य बात ये है कि पहले आपको अब विशेष कोणों पर त्रिकोणमिति के विशिष्ट मान को आपको याद करना होगा। विशेष कोणों पर त्रिकोणमिति के
विशिष्ट मान को आपको याद करना ही होगा, ठीक है? विशेष कोणों पर त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय के विशिष्ट मान। शायद आप क्लास 10th में भी आप इस टेबल को याद किए होंगे, ठीक है? और आपको ये आना ही चाहिए, इसके बिना बात बनने वाला नहीं, ठीक है? क्या है? ये मतलब एंगल क्या है? ये मतलब एंगल, फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पर एंगल मतलब क्या होता है? यानी कि थीटा, थीटा भी क्या है? ये कोड समझ सकते हैं, ये समझिए या थीटा, बात एक ही है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका 0 अंश यानी कि 0 डिग्री का एंगल होगा, और 30 अंश, उसके बाद 45 अंश, फिर उसके बाद 60 अंश, फिर उसके बाद 90 अंश, ठीक है? तो यहाँ पर जो साइन थीटा यानी कि साइन ए 0 अंश का मान 0 होता है, साइन अंश 30 अंश का मान 1 अप साइन अंश 30 अंश का मान यानी कि साइन थीटा 30 डिग्री का जो मान है, 30 डिग्री का जो मान है 1 अपान क्या होगा? 2 होगा। और साइन थीटा 45 अंश का मान क्या होगा? 1 अपान करड़ी में 2। साइन थीटा 60 अंश का मान क्या होगा? करड़ी में 3/2, और इसका क्या होगा? 1 होगा, ठीक है? अब देखो, कॉस थीटा का मान याद करने के लिए क्या करेंगे हम? साइन थीटा 0 अंश का मान क्या होगा? ये वाला होगा, यानी कि 1 होगा। सॉरी, हाँ, कॉस थीटा 0 अंश का मान क्या होगा? ये 1 होगा। और कॉस थीटा 30 अंश का मान क्या होगा? इस तरफ से बढ़ेंगे, ठीक है? कॉस थीटा 30 अंश का मान क्या होगा? करड़ी में 3/2, ठीक है? और ये जो कॉस थीटा 45 अंश का मान क्या होगा? 1 अपान करड़ी में 2, ठीक है? फिर कॉस थीटा 30 अंश का मान 1 अपान 2, और इसका क्या होगा? 0 होगा। और फिर हम टेन थीटा 0 अंश का मान 0, टेन थीटा 30 अंश का मान 1 अपान करड़ी में 3, और टेन थीटा 45 अंश का मान 1, और टेन थीटा 60 अंश का मान करड़ी में 3, और टेन थीटा 90 अंश का मान इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित, ठीक है? अब देखिए, 10 के बाद कॉट, कॉट क्या होगा? फिर इसको इस तरफ लिखिए, यानी कि इनफाइनाइट, फिर करड़ी में 3, फिर 1, फिर 1 अपान करड़ी में 3, ठीक है? 1 अपान करड़ी में 3, फिर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? आप इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हाँ तो साथियों, तो कॉस थीटा 0 अंश मान क्या होगा? इनफाइनाइट। और कॉस थीटा 30 अंश मान क्या होगा? 2 होगा। कॉस थीटा 45 अंश मान क्या होगा? करड़ी में 2 होगा। और कॉस थीटा 60 अंश मान क्या होगा? करड़ी में 3/2। और कॉस थीटा 90 अंश, सॉरी, कॉसेक थीटा 90 अंश का मान क्या होगा? 1, ठीक है? फिर कॉसेक के बाद सेक थीटा का मान क्या होगा? इसका इस तरफ, ठीक है? यानी कि कॉस, सॉरी, सेक थीटा 0 अंश मान क्या होगा? 1 होगा, ठीक है? और सेक थीटा 30 अंश मान क्या होगा? करड़ी में 3/2,
ठीक है। और सेक थीटा 45 अंश मान क्या होगा, करड़ी में 2 होगा। और सेक थीटा 60 अंश मान क्या होगा, ये यानी कि हाँ ये बात, यानी कि कौशिक का उल्टा, यानी क्या होगा, 2 होगा। और ठीक है, तो सेक थीटा 90 अंश का मान क्या होगा, इनफाइनाइट। तो आप जिस तरह से भी हो सके उस तरह से आप इसे याद कर लीजिए, ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम ये सब तो बेसिक फार्मूला है, ये सब आप इन्हें याद कर लीजिए, आप ये 10th से ही पढ़ते आए होंगे। अब हम आपको कुछ नया बताने जा रहे हैं, ठीक है। नया क्या है, मुख्य शाखा परिसर, ठीक है। मुख्य शाखा परिसर, आपको मुख्य शाखा मुख्य शाखा परिसर, ठीक है। मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर, यानी कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। कॉस इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर है 0 से पाई के बीच में होता है। और फिर टेन इनवर्स का मुख्य जो शाखा परिसर है क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। टेन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर है -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होगा 0 से पाई के बीच में होगा। और फिर कॉट इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर है, कॉट इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर है 0 से पाई के बीच में होगा। कॉसेक इनवर्स का मुख्य जो शाखा परिसर है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। अभी आपको ये बात उतने अच्छे ढंग से नहीं समझ में आ रहा होगा, मुख्य शाखा परिसर होता है। आप सहज रखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा जब हम आपको एग्जाम्पल या एक्सरसाइज जो क्वेश्चन हल कराएंगे, ठीक है। पर आप यहाँ ध्यान रखिएगा, इसे तो याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक क्या है, साइन और टेन और कोसेक का जो मुख्य शाखा परिसर है -π/2 से π/2 के बीच में होता है और बाकी सबका 0 से पाई के बीच में होता है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। तो जो उदाहरण नंबर 1 है क्या है, उदाहरण नंबर 1 दिया है कि साइन इनवर्स 1/√3 साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान, देखो मुख्य मान मतलब क्या होता है जानते हैं आप, मुख्य मान वही होगा साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। वही साइन इनवर्स का मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का ट्रिक क्या है या स्टेप क्या है, तो देखिए जो पहला स्टेप क्या है, हम मानेंगे कि y इज इक्वल साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो यहां से देखिए हम जानते हैं क्या कि साइन इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/sin के, ठीक है। अब ये जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा क्या होगा, साइन y इज इक्वल
1/2। ठीक है, ये साइन कितने अंश का मान है बताइए आप? साइन वाई है, ये साइन कितने अंश का मान है? ये साइन π/4। ठीक है, यानी कि साइन 45 अंश का मान है। यहाँ से हमें वाई मिलता है क्या? π/4। ठीक है, यहाँ से हमें वाई का मान क्या निकला? तो क्या मिलता है? वाई का मान π/4। ठीक है, अभी काम पूरा हुआ नहीं है। अभी हम चेक करेंगे कि जो वाई का जो मान आया है, जो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है, वो -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है कि नहीं। अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/√2 का साइन, हाँ, साइन इनवर्स 1/√2 का मान क्या होगा? π/4। तब सिद्ध होगा कि जब क्या है, जब साइन इनवर्स 1/√2 का जो मुख्य मान तब सिद्ध होगा जब हम यह प्रूफ करके दिखा देंगे कि हाँ, जो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू है वह -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान, सॉरी, जो मुख्य परिसर है, मुख्य शाखा परिसर है, क्या है? मुख्य शाखा परिसर क्या है? मुख्य शाखा परिसर जो है क्या है? -π/2 से π/2 होता है, -π/2 से π/2 होता है। अब ये जो मान है क्या इसमें बिलोंग कर रहा है? जी हाँ बच्चों, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये -π/2 से यानी कि -90 से +90 के बीच में जो क्या है, इसका मतलब रेंज है। ठीक है, तो ये क्या आपका आया है? प्लस का π/4 यानी कि 45 अंश, हाँ, इसके बीच में ही होगा। तो हम लिखेंगे हाँ होता है, इसलिए क्या होगा? साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान क्या होगा? π/4 ही होगा। क्या होगा? π/4 ही होगा। हाँ, तो बच्चों हम कहाँ पहुंचे थे? y बराबर π/4। ये y बराबर π/4 जो है साइन इनवर्स 1/√2 का क्या है? मुख्य मान है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसे हम तब मुख्य मान मानेंगे जब हम इसे सिद्ध कर देंगे। हाँ, ये जो साइन इनवर्स का 1/√2 का जो मुख्य मान आया है, यह साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ तक करके नहीं छोड़ सकते हैं, इसे हमें सिद्ध करके दिखाना होगा, प्रूफ करके दिखाना होगा कि हाँ, ये जो मान आया है यह मुख्य शाखा परिसर के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है, मुख्य मान होगा। तो हम जानते क्या हैं कि साइन इनवर्स मुख्य शाखा परिसर का जो जो होता है वह -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो साइन इनवर्स 1/√2 जो है इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान π/4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपको भी अपने नोट्स में या एग्जाम में आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है जी? ठीक है जी? हाँ, तो अब हम उदाहरण नंबर 2 क्या है? उदाहरण नंबर 2 जो दिया है, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कॉट इनवर्स
वन अपान क्या दिया है, करोड़ीन माइनस वन अपान करोड़ीन में 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हल करने का तरीका क्या है, इसे हल करने के लिए हम क्या किए हैं, पिछले उदाहरण में क्या किए हैं, पहला स्टेप क्या था, माने हैं कि y बराबर, आपको मानना होगा y बराबर किसके इक्वल है, कॉट इनवर्स माइनस वन अपान करड़ी में 3। ठीक है, y बराबर क्या होगा, कॉट इनवर्स माइनस वन अपान करड़ी में 3 होगा। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो होता है वन अपान कॉट के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वन अपान कॉट इनवर्स किसके इक्वल होता है, वन अपान कॉट के, और फिर माइनस वन अपान करड़ी में 3। और जब ये इस तरफ आएगा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होगा, कॉट वाई इज इक्वल होगा माइनस वन अपान करड़ी में 3। ठीक है, तो अभी हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये कॉट कितने अंश का मान है, वन अपान करड़ी में 3, ये कॉट कितने अंश का मान है, ये कॉट पाई बाई 3 यानी कि 60 अंश का मान है। तो यहां से लिखेंगे कि कॉट वाई बराबर माइनस कॉट पाई बाई 3। ठीक है सर, माइनस कॉट पाई बाई 3, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, माइनस कॉट क्या होता है, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल होता है कॉट माइनस थीटा। ठीक है, तो यहां से हम क्या पाएंगे कि कॉट वाई बराबर यहां पर क्या होगा, कॉट माइनस पाई बाई 3 होगा, और यहां से हमें क्या मिलता है, वाई बराबर क्या मिलता है, माइनस पाई बाई 3 हो मिलता है। ठीक है, अभी जो ये मान निकला है वाई का, अभी हम इससे दिखाएंगे कि ये मुख्य शाखा परिसर के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉट इनवर्स वन अपान करड़ी में 3 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 3 ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि कॉट इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होता है, मुख्य शाखा परिसर क्या है, 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, और ये जो आया है आपका y का मान माइनस पाई बाई 3 है, यानी कि 0 से भी छोटा मान आया है, तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, क्या इसे एक बार पाई बाई सॉरी एक बार इसमें इसे हम एक बार पाई से घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 पाई बाई 3, क्या आएगा, 2 पाई बाई 3। अब देखो क्या आया है, 2 पाई बाई 3 वाई का मान। अब यानी कि पाई मतलब यहाँ पर क्या होगा, 180 अंश होगा, तो 180 गुणे क्या होगा, 2 होगा, यानी कि 360, और जब 360 में 3 से भाग देंगे तो आएगा बढ़ यही 36, यानी कि 120 अंश आएगा। जो 120 अंश होगा ये 0 से पाई के बीच में ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉट इनवर्स माइनस वन अपान करड़ी में 3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, इसी तरह से करना होगा क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, साइन इनवर्स माइनस वन अपान क्या दिया है, 2 दिया है।
इसका भी हमें मुख्य मान निकालना होगा। ठीक है, तो तरीका क्या है? तरीका क्या है कि y मानेंगे कि y इज इक्वल साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो यहां से फिर क्या होगा, क्या हमें मिलेगा कि ये जब इस तरफ आएगा क्या होगा, साइन y इज इक्वल होगा -1/2। अब हमें इसमें ध्यान क्या रखना होगा कि 1/2 साइन कितने अंश का। हाँ, तो बच्चों साइन y बराबर किसके होता है, दिया है -1/2। यहाँ पर क्या हम याद रखेंगे कि साइन कितने अंश का मान है, माइनस को एक पल के लिए भूल जाइए, यहाँ पर ये बस ध्यान दीजिए साइन कितने अंश का मान है, ये साइन π/6 यानी कि साइन 30 अंश का मान है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि साइन y बराबर साइन कितने अंश का मान है, ये π/6। ठीक है, माइनस साइन π/6। तो अब देखो, चूंकि हम क्या जानते हैं बच्चों, माइनस साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन माइनस थीटा के। ठीक है, तो अब हम यहां से हमें क्या मिलता है कि साइन y, देखो माइनस साइन थीटा इज इक्वल साइन माइनस थीटा, माइनस साइन π/6 क्या होगा, इसी तरह से साइन माइनस π/6 को 6 के इक्वल होगा, यानी कि साइन y इज इक्वल साइन माइनस π/6। अब मुझे यहाँ से क्या मिलता है, y इज इक्वल माइनस π/6। ठीक है, अब हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि जो ये y का मान आया है यह मुख्य शाखा परिसर के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि जो हमें y का जो वैल्यू मिला है वही क्या होगा, साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर क्या है, मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है बच्चों, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। सो इसलिए हम लिखेंगे क्या, देखो ये -π/2 यानी कि 90 अंश से -90 अंश से 90 अंश के बीच में ये मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी बच्चों, ये जो मान है ये -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, क्योंकि कितना है, ये -30 अंश है, यहाँ पर -90 अंश और फिर प्लस में 90 अंश के बीच में ही ये मान आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि क्या साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान, मुख्य मान क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा ये -π/6 ही होगा। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है, क्या दिया है, कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2 दिया है। सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, मानेंगे, पहला स्टेप है कि माना, आप y की बजाय x भी मान सकते हैं, मुझे यही सुटेबल लगता है, जो कि किताब में भी यही मान, मतलब इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, ये किया गया है कि y इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स
कर्डिम 3/2। ठीक है, अब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, कॉस वाई होगा, और ये कॉस कितने अंश का मान है, कर्डिम 3/2 कॉस पाई बाई 6 का मान है। ठीक है, यहाँ से हमें वाई मिलता है पाई बाई 6। फिर हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे कि जो वाई का मान है ये मुख्य शाखा परिसर कॉस इनवर्स के मुख्य शाखा परिसर के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमें y का मान निकला है y पाई बाई 6 वही ही क्या होगा, हमारा मुख्य मान होगा कॉस इनवर्स कर्डिन 3/2 का। ठीक है, हम लिखेंगे कि हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है क्या कि कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जो होता है, मुख्य शाखा परिसर जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। अब हम देखेंगे क्या कि जो y का मान है मुख्य शाखा परिसर के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। हाँ, जो पाई बाई 6 है 0 से पाई के बीच में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि क्या कॉस इनवर्स कर्डिन 3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा पाई बाई 6 ही होगा। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रश्नावली 2.1 में दिया गया है। इट इज वेरी सिंपल फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 है, हम मानेंगे y इज इक्वल कॉसेक इनवर्स 2, और यहां से हमें मिलेगा क्या, कॉसेक y इज इक्वल 2। ये कॉसेक कितने अंश का मान है, ये कॉसेक प्यारे बच्चों ये 30 अंश का मान है, यानी कि पाई बाई 6। कॉसेक पाई बाई 6 का मान है, यहाँ से हमें मिलता है y का मान पाई बाई 6। फिर हमें प्रूफ करके दिखाना होगा क्या कि जो ये मान आया है ये मुख्य शाखा परिसर के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, जो मान आया है ये मुख्य शाखा परिसर के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होता है। सो इसलिए कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 6 ही होगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसकी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अभी हम बात कर लेते हैं। अभी बच्चों आपको ये नया लग रहा होगा क्योंकि आप अभी नए 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 मतलब इस प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप जब इसे एक बार दो बार जब पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो ये आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इतने सिंपल तरीके से आपको यूट्यूब चैनल पर और कहीं नहीं मिलेगा।
तो देखिए बच्चे क्या होता है, शुरुआत करने के लिए आपको महान बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। ठीक है, तो आज से ही आप शुरुआत कीजिए और इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्या दिया है? टेन इनवर्स क्या दिया है? -√3 दिया है। फिर हम क्या मानेंगे? यही एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इस तरह से मानेंगे कि क्या y इज इक्वल टेन इनवर्स -√3। ठीक है, पहला स्टेप यही है। उसके बाद फिर हम इसे लेफ्ट हैंड राइट की तरफ भेजेंगे, तो क्या हमें मिलेगा? टेन y इज इक्वल क्या होगा? -√3 मिलेगा। ठीक है, ये √3 कितने अंश का मान है? 10 कितने अंश का मान √3 है? यहां से हमें मिल रहा है 10y इज इक्वल -10, ये π/3 का मान है। ठीक है, अब फिर हम क्या जानते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि -10 थीटा इज इक्वल होता है 10 माइनस थीटा के। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे क्या? यहां से हमें क्या मिल रहा है कि 10y, जिस तरह से बच्चों क्या होता है, -10 थीटा इज इक्वल क्या होगा? 10 माइनस थीटा। ठीक उसी तरह से -10 π/3 इज इक्वल किसके होगा? 10 माइनस π/3 के। और यहां से हमें क्या मिलता है? y का मान -π/3। अब फिर हमें इसे प्रूव करके दिखाना होगा कि ये जो y का मान निकला है, ये मुख्य शाखा परिसर के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये टेन इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं टेन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या है? क्या होता है? -π/2 से π/2 के बीच में होता है। सो इसलिए जो हमें मिला है y का मान क्या है? -π/3, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है बच्चों। ये -90 से 90 के बीच में जो रेंज है, उसी के बीच में ही ये -π/3 भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि टेन इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू जो है -π/3 ही होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि सवाल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्या दिया है? कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, अब हम फिर हल किस तरह से करेंगे? पहला स्टेप क्या होता है? मानेंगे y इज इक्वल क्या होगा? कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, फिर यहाँ से कॉस y इज इक्वल किसके होगा? -1/2 के। ठीक है, ये कॉस कितने अंश का मान है? ये बच्चों कॉस कितने अंश का मान है? ये कॉस π/3 का मान है। अब देखो, ये माइनस कॉस कहाँ कहाँ होता है? यदि हम क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात सभी मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है? निगेटिव होता है। इसमें भी कॉस निगेटिव होता है, इसमें कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर पाई होगा, और यहाँ पर क्या होगा? यानी कि 200
यहाँ पर जो होगा 2π/3 होगा, यानी कि 180 गुणे 2 360, 180 प्लस 90, 170, 270 और 270 होगा। हाँ, तो हम देखेंगे कॉस कहाँ पर निगेटिव हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, कॉस निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉस वाई इज इक्वल क्या होगा, कॉस, इसे एक बार पाई में से इस मान को घटा लेते हैं, तो क्या होगा, कॉस 2π/3, ठीक है, कॉस 2π/3, और यहाँ से हमें y का मान जो मिलेगा 2π/3। अब इसे हम फिर चेक करेंगे कि क्या ये कॉस इनवर्स के मुख्य शाखा परिसर के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, क्या ये मुख्य शाखा परिसर के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर 3π/2 होगा, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये मुख्य शाखा परिसर के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चेक करने का तरीका जो है फिर वही होगा कि हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं हम जानते हैं कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर जो है वो क्या होगा, 0 से पाई के बीच में होता है। तो इसलिए जो हमें y का मान मिला है वो 0 से पाई के बीच में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से यानी कि 2π यानी कि 360 में जब 3 का भाग देंगे तो बात 3 36 120 अंश आएगा, जो कि 0 से 180 अंश के बीच में ही होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि होता इसलिए कॉस इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान 2π/3 ही होगा, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, 2π/3 ही होगा। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बाकी के जो 2-4 क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो हम अगले प्रश्नावली में बताने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन कौन क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आपको होमवर्क में दे देते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, दिया है। फिर यहाँ से टेन इनवर्स 1 है प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है, क्या है, टेन इनवर्स 1 है, फिर प्लस में कॉस इनवर्स -1/2 है, और फिर प्लस क्या है, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स -1/2 दिया है। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये π/4 मिलेगा। यहाँ से चूंकि ये यहाँ पर हल कर लेते हैं ना, टेन इनवर्स 1 है और टेन इनवर्स ये कितने का मान
10 कितने अंश का मान है? ये 10 पाई बाई 4 का मान है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? पाई बाई 4। ठीक है, तो हम यहाँ से हमें क्या मिलता है? पाई बाई 4। और इसी तरह से जब आप इसे हल करेंगे तो 2 पाई बाई 3 मिलेगा। अभी आप इस क्वेश्चन को करके आए हैं सवाल नंबर 55 में, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर साइन इनवर्स 1 - 1/2 है। जब आप इसे हल करेंगे तो आपके यहाँ से मिलेगा -पाई/6। ठीक है, अब जब आप इसका लस लेंगे डिनोमिनेटर का, यानी कि जो हर में दिया है, इसका आप जब लस लेंगे तो आएगा आपका क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, अब 4 से इसमें भाग देते हैं, जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। तो 4 3 12 यानी कि 3 पाई प्लस 3 चौका 12 यानी कि 4 दूनी 8 पाई। और जब इससे जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 6 दूनी 12 यानी कि 2 -2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? 9 पाई बाई 12 यानी कि 9 पाई बाई 12। यहाँ से 3 त्रिका 9, 3 चौवा 12 यानी कि 3 पाई बाई 4। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर पाए। आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात कर लेते हैं। 12 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? 10, हाँ, 10 इनवर्स √3 और माइनस में, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है क्या दिया है? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ये cos जब आप इसे हल करेंगे तो आपको मिलेगा ये पाई/3 प्लस 2 पाई/6। तो यहाँ से आया आपका मान क्या आया? 2 पाई/3। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बात कर लेते हैं। क्या दिया है बच्चों? दिया है यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल y है तो साइन इनवर्स x इज इक्वल y है तो कुछ ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? ए जो दिया है ए 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, और जो सी दिया है 0 लेस देन y लेस देन पाई। क्वेश्चन नंबर जो सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी दिया है वो -पाई/2 लेस देन इक्वल टू पाई लेस देन इक्वल टू पाई/2। और इसी तरह से डी ऑप्शन क्या दिया है? -पाई/2 लेस देन वाई लेस देन पाई/2। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। और यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल y है तो
y का जो मान होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है 14 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है, 10 इनवर्स √3 प्लस सॉरी माइनस में सेक इनवर्स क्या दिया है, -2। ठीक है, पूछ रहा है का मान बराबर है, कुछ ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ये जो है आप जब इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हल करके देख लेते हैं। 10 इनवर्स √3 है, ये 10 कितने अंश का मान है, ये 10π/3 का मान, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, π/3। और जब आप इससे भी जब सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं सॉल्व करके, यहाँ पर सेक इनवर्स -2 दिया है। ठीक है, सेक इनवर्स, ये सेक कितने अंश का मान है, ये सेक कितने अंश का मान है बताइए, ये सेक π/3 का मान। ठीक है, और फिर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सेक इनवर्स माइनस सेक थीटा जो दिया है, इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो सेक, क्योंकि ये माइनस में है, हमें प्लस में करने के लिए एक बार हम पाई से हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इम्प्लाइज 3π - π/3। ठीक है, यहाँ से 2π/3 क्या मिला, 2π/3। ठीक है, 2π/3। अब हमें देखने को क्या मिलता है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो ऊपर का जो मान है घटा लेंगे या जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर घटाना होगा। ठीक है, तो आएगा -π/3। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम इस प्रश्नावली को सॉल्व कर पाए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।